Hello and welcome to my channel Project PM5P. This is a series for EPFO exam which is going to be held on 2nd of July and here we are studying industrial relations and labor law. This is the third lecture. अगर आपने दो lectures नहीं देखे हैं तो you can go and check in the playlist. आज third lecture है और आज हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. ये वर्ड सबने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली अगर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हो तो ज़रूर सुना होगा, प्रिपरेशन कर रहे हो तो. और एलपीजी ये टर्म तो सबने सुना होगा, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी का यहाँ पे मतलब कुछ और है, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये तो आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लोगे क्या है ये, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और इन सब में क्या क्या हुआ और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई 1991 में. ठीक है, तो पहले जानते हैं कि 1991 के पहले भारत की हालत क्या थी. इंडिया वॉज एकदम दब चुका था डेट ट्रैप के अंदर. पता है कितना अप्रोक्स डेट था? अप्रोक्स आपका $69 बिलियन का डेट था इंडिया के ऊपर. नंबर 1 क्राइटेरिया था. सेकंड ये था कि बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था इंडिया के पास. लिख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम बचा था. ठीक है. तीसरा ये था कि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था. फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये कितना था? अप्रोक्स 12.7% हो चुका था फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा थी. ठीक है. इन्फ्लेशन रेट कितनी ज़्यादा थी? अप्रोक्स आपकी थी 13.88%. ये आपकी इन्फ्लेशन रेट थी. ठीक है. और इंटरनेशनल ट्रेड घटता चला जा रहा था. इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना और हो गई 1991 में. फर्स्ट गल्फ वॉर. क्या हो गया आपका? फर्स्ट गल्फ वॉर कब हुआ था आपका? 1991 में. इसमें क्या हुआ था? इसमें जो आपके ईरान के डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, उसने क्या किया? कुवैत पे इन्वेड कर दिया. बहुत सारी इंटरनेशनल वार्निंग्स के बाद, अमेरिका ने भी वार्निंग दी, बहुत सारी वार्निंग्स के बाद भी उसने इन्वेड कर दिया. और इन्वेजन के बाद क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, गल्फ कंट्रीज किसके लिए फेमस है? ऑयल्स के लिए. तो ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने बढ़े हुए प्राइजेस पे ऑयल खरीद पाए. इतने सारे चीज़ों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी गिरती चली जा रही थी. पहली बात तो इतना ज़्यादा डेट ट्रैप था इंडिया के ऊपर ऑलरेडी. ठीक है. इंडिया एकदम डेट ट्रैप में फंस चुका था, बहुत ज़्यादा डेट था इंडिया के ऊपर. ठीक. तो ये सब होने की वजह से 1991 में ऐसा लगा कि अब कुछ बदलाव चाहिए. उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव. उन्होंने और हमारे उस टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको सब लोग कहते हैं द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मनमोहन सिंह जी. उस टाइम के वो हीरो थे. मनमोहन सिंह जी ने, मनमोहन सिंह और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा. ठीक है. इन दोनों ने मिलके एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई. मनमोहन सिंह ने अपने बजट स्पीच में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 24 जुलाई को उन्होंने बजट की स्पीच दी 1991 में. और उस स्पीच में उन्होंने 7 पॉइंट्स मेंशन किए और वही 7 पॉइंट्स हैं जो कि भारत को आज उठा के इस पोजीशन तक लाए हैं. वरना इंडिया भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह क्राइसिस में रहता. तो वो 7 पॉइंट्स क्या क्या है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट. ठीक है. तो एलपीजी तो हम लोग 3 ही पॉइंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या था. पहला चेंज उन्होंने, 7 चेंज उन्होंने मेंशन किए थे. पहला चेंज क्या था कि कंपटीशन बढ़ाना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में. ठीक है. तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपनीज आनी चाहिए. पहले क्या होता था कि लाइसेंस मैंडेटरी था कंपनीज के लिए. पहले लाइसेंस वही लेते थे जिनके पास पैसा होता था. वो करप्ट ऑफिसर्स को पैसा खिलाते थे, उनको लाइसेंस मिल जाता था. कोई भी छोटी कंपनी नहीं खोल सकता. जैसे आज तो इंडिया जो है बैंगलोर वगैरह स्टार्टअप का हब बन चुका है ना. स्टार्टअप मतलब नई नई कंपनीज खुल रही है, अपने अपने आइडियाज इनोवेशंस को लोग लॉन्च कर रहे हैं. तब तो ऐसा नहीं था कुछ. आपको अगर कुछ भी बनाना है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी, तो आपको लाइसेंस चाहिए. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, कहा कि भैया अब लाइसेंस जो है उसको खत्म करो, लाइसेंसिंग राज को खत्म करो. ठीक है. तो लाइसेंसिंग राज खत्म होगी तो क्या होगा? नई नई कंपनीज आएंगी. नई कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा. तब आपकी घड़ी का बता देते हैं. एक कंपनी थी एचएमटी, वो घड़ी बनाती थी. ठीक है. अब इसकी घड़ी लेने के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी कि भाई मुझे इसकी घड़ी चाहिए, तो आप पहले से बुकिंग करो. कार्स लेनी है तो 6-6 महीने की तो बुकिंग अभी चलती है, उस टाइम तो और लंबी बुकिंग चलती थी. तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत कम कंपनीज होने की वजह से ऐसा सब हालत था. सेकेंड ये था कि पहले तो हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल से इंडिया उभरा था. तो इंडिया को लगा कि अगर फिर से बाहर की कंपनीज को अलाउ करेंगे तो फिर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आके फिर से कहीं ऐसा ना हो कि
रूल कर जाए भारत पे, इसलिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इंडस्ट्रीज को इतना अलाउड नहीं था इंडिया में। तो अब क्या कहा गया कि इंडस्ट्रीज को, हमारी जो होम इंडस्ट्रीज है उसको एक्सपोज करना है बाहर की इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोज इंडस्ट्री टू कंपटीशन, टू कंपटीशन फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड। यहाँ पे क्या था, ये होम कंपटीशन था, घर की कंट्रीज के साथ कंपटीशन था। नई नई कंट्रीज खुलेंगी, नई नई कंपनीज खुलेंगी कैसे, जब लाइसेंसिंग राज खत्म हुआ। यहाँ पे हमारी कंट्रीज को कंपटीशन, बाहर के कंपटीशन के साथ जो है मिक्सअप करना है। और अगला क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करना, वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया कि वो आए और ज्वाइंट वेंचर करें हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ। ठीक है, और धीरे धीरे, अभी तो ज्वाइंट वेंचर करें और धीरे धीरे बाद में क्या करें, खुद की सब्सिडरी 100% सब्सिडरी खोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ काम करें। जिससे क्या होगा ना कि एक्सचेंज ऑफ डेटा होगा, थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज होंगी और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज भी नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ बूस्टअप करेंगी। ठीक है, नई इनोवेशन कर सकेंगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट ये था कि आपका प्राइवेटाइजेशन हुआ, मतलब कि 20% जो स्टेक्स थे गवर्नमेंट इक्विटी, 20% गवर्नमेंट इक्विटी। ठीक है, सारे पीएसयूज में नहीं, सिलेक्टेड पीएसयूज में, ये है सिलेक्टेड पीएसयू में। इसको जो है म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको निकालने की कोशिश करी, और खास करके वर्कर्स के लिए। ठीक है, जो वहां पे ऑलरेडी काम करते थे। इससे क्या होगा, जब वर्कर्स के अंदर ओनरशिप की भावना आएगी ना, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि हमारी कंपनी और आगे बूस्ट करे, तो और अच्छे से काम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप था। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गिरी, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी, तो वो आज तक इस चीज से उभर नहीं पाई अभी भी। ठीक है, क्या था, 20% गवर्नमेंट इक्विटी इन सेलेक्टेड पीएसयूज को क्या करना, म्यूचुअल फंड्स में, यहाँ लिख देते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और फिर आपको वर्कर्स को भी देना, इसको वर्कर्स को उसका शेयर्स देने। ठीक है, ये सब था इसके अंदर। इससे क्या होगा, वर्कर्स के अंदर ओनरशिप की भावना आएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगला ये था कि पहले आपका एक सेबी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, जो कि आपकी बनी थी 1988 में, कोई एक्ट के थ्रू नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन अब इसको फुल स्टैट्यूटरी पावर देने की बात हुई कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड वगैरह में आपका कंपनीज को जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका। तो अगर सेबी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहे जो इसको पूरा रेगुलेट करे, तो इसलिए सेबी को जो है पूरी स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई कि वो सारे रेगुलेशंस करे, मॉनिटर करे किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, यहाँ लिख दो फुल स्टैट्यूटरी पावर, फुल स्टैट्यूटरी पावर किसको दे दिया गया, सेबी को। किस लिए, टू रेगुलेट, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेबी बनी कब थी, 1988 में। एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, स्टैट्यूटरी पावर कब दिया गया इसको, 1991 में। ठीक है, चलो बजट की स्पीच कब दी गई थी, 24 जुलाई 1991। प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे, ही वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक्स आरबीआई गवर्नर भी थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब 6 पॉइंट है कि एफर्ट्स डालना है कि सॉफ्टवेयर मार्केट को भी कैप्चर किया जाए, क्योंकि हमारा ये दिख रहा था उस टाइम कि उभरता वो मार्केट है कौन सा, सॉफ्टवेयर मार्केट, जो कि अभी अब्रॉड में ही था, उसको भी कैप्चर करके इंडिया में लाया जाए, जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़े, सॉफ्टवेयर मार्केट को कैप्चर करना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि टैक्स कंसेशन देना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना और उसके बदले डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना। यहाँ पे कहते हैं पहले टैक्स कंसेशन देना, टैक्स
कंसेशन। देखो टैक्स कंसेशन में क्या, मान लो कोई बाहरी कंपनी अंदर आना चाहती है या कोई सामान बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर इतना ज्यादा अगर टैक्स लग जाएगा तो उसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इंडिया में कोई उसको अफोर्ड नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं, बहुत गिने चुने लोगों के पास जाएगा। लेकिन अगर टैक्स ही कम कर दे हम, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा वो। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो वहां पे तो रीजन कुछ और है टैक्स बढ़ाने का, लेकिन रीजन है आपका वहाँ पे रोड वगैरह ढंग की नहीं है, थोड़ा हिली एरिया है, तो वहाँ पे टैक्स ज्यादा लगा दिया गया गाड़ियों के ऊपर। लेकिन वहाँ क्या है कि 200-300% टैक्स लग जाता है आपका, कोई गाड़ी अगर वहाँ पे इम्पोर्ट की जाती है तो यहाँ पे जो वैगनार आपकी 5-6 लाख में मिल जाती है, वहाँ पे वही वैगनार आपको 40 लाख 50 लाख में पड़ रही है। तो जस्ट इमेजिन आप 50 लाख में वैगनार खरीद रहे हो, तो ऑब्वियस बात है यू विल नॉट बाय इट। तो वही हालत इंडिया में थी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, टैक्स कंसेशन किया गया ताकि सॉफ्टवेयर मार्केट भी इंडिया में बूस्ट करे, ठीक। ये आपका हो गया 6th पॉइंट। और आखिरी पॉइंट ये था कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए, जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे लिए जाएं, और इनडायरेक्ट, यहाँ पे क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया गया और यहाँ पे फिर डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया गया, डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज किया गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेसिकली किया क्या किया कि जो टैक्स सिस्टम था उसको रैशनलाइज कर दिया गया। जैसे कि हाईएस्ट टैक्स गिरा के 30% पे कर दिया गया। जैसे आज का टैक्स स्लैब है ना, वो उस टाइम पे इजाद हुआ था कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा टैक्स देगा और जिसके पास कम इनकम है वो कम टैक्स देगा, ये इसी टाइम पे हुआ था। और जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब रखा गया उसको 30% पे कर दिया गया। बेसिकली क्या किया गया, रैशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ सिस्टम, टैक्स सिस्टम या सिस्टम, ठीक है, ठीक। और जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स था उसको कम कर दिया गया। एम्फेसिस किया गया किस पे, डायरेक्ट टैक्सेस पे, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट उनसे रेज किए जाएं जिनके पास कैपेसिटी है पे करने के लिए, ठीक है, सबसे ना लिए जाएं, ठीक। तो हमारे क्या 7 पॉइंट्स थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्यों इसकी जरूरत पड़ी। इंडिया ऑलरेडी डेट ट्रैप पे फंस चुका था, $69 बिलियन अप्रॉक्स हो चुके थे, 2 हफ्ते का भी हमारे पास राशन नहीं था कि 2 हफ्ते भी पूरे कंट्री को खिलाया जा सके। फॉरेक्स बहुत कम हो चुके थे, फिजिकल डेफिसिट बढ़ चुका था 12.7% तक, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी विच वॉज 13.88%, ठीक है, ठीक। और इतना सब होने के साथ साथ क्या हो गया, गल्फ वॉर हो गई, किसके किसके बीच में, ईरान और कुवैत के बीच में। ईरान के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया कुवैत पे आफ्टर लॉट्स ऑफ फॉरेन और इंटरनेशनल वार्निंग्स, उसके बाद भी अटैक कर दिया। फिर अटैक करने के बाद क्या हुआ, आपकी ऑयल प्राइसेस हाइक कर गए और इंडिया के पास उतना पैसा नहीं था कि वो हाइक्ड प्राइस पे ऑयल खरीद पाए। तो 24 जुलाई 1991 में बजट स्पीच में हमारे मनमोहन सिंह ने बजट को पढ़ा और उन्होंने 7 मेन पॉइंट्स उसमें बताए। हम उस पॉइंट्स को LPG नाम से जानते हैं, बेसिकली 3 वर्ड्स में उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो वो 7 पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहला पॉइंट कि आपको लाइसेंसिंग राज खत्म करना है जिसकी वजह से कंपटीशन आपका बढ़े, ठीक है, आपको लाइसेंसिंग राज खत्म करना है ताकि कई कंपनीज खुल सके और कंपटीशन आपका मार्केट में बढ़े, ठीक है। अगला है कि इंडस्ट्रीज को एक्सपोज करना है कंपटीशन के, अब्रॉड के कंपटीशन के साथ एक्सपोज करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसको जो है क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को चेंज करना है जिसकी वजह से बाहर की कंपनीज आ सके और कंपटीशन इंडिया का बढ़ सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करना है, फॉरेन कंपनीज को अलाउ करना है ज्वाइंट वेंचर के लिए हमारे डोमेस्टिक कंपनीज के साथ, और धीरे धीरे वो अपना 100% सब्सिडरी भी खोल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 20% गवर्नमेंट इक्विटी इन सेलेक्टेड PSUs, ठीक है। इसको क्या करना है, म्यूचुअल फंड को ऑफर करना है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना है पब्लिक सेक्टर में, और ऑल्सो वर्कर्स को भी इसका शेयर देना है। वर्कर्स को शेयर देने से क्या होगा कि वर्कर्स के अंदर एक भावना आएगी ओनरशिप की, ये इसका मेन मोटो था कि अगर वर्कर्स को हम शेयर देंगे तो एक ओनरशिप की भावना आएगी जिसकी वजह से
प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ेगी, क्योंकि उनके लगेगा कि अगर हमारी कंपनी अच्छी करेगी तो हमारे शेयर के दाम भी ऊपर जाएंगे, शेयर अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ही प्रॉफिट होना है, इस वजह से ऐसा किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सेबी जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुई थी, इसको क्या किया गया, उस टाइम पे वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, इसको क्या किया गया, फुल स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया, मतलब उसको एक लॉ बुक बनाई गई इसके लिए कि वो कैसे रेगुलेट करेगा हमारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। ये किया गया आपका 1991 में, और सेबी बना कब था, 1988 में। ठीक है, उसको फुल स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। अगला क्या था कि एफर्ट डाला जाए कि ओवरसीज का जो सॉफ्टवेयर मार्केट है उसको कैप्चर करें। ठीक है, टैक्स कंसेशन दे, कहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट को जो है बदला जाए और एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर में भी इसको कंसेशन डाला जाए। ठीक है, और क्या है कि आपका इससे क्या होगा ना कि सॉफ्टवेयर मार्केट को भी हमारी कंट्री कैप्चर कर पाएगी, जो कि उभरता हुआ सूरज था उस टाइम के लिए और अभी भी है। ठीक है, अगला क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए, टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाए, जिनके पास देने की क्षमता है उनसे ही रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट निकाले जाए। तो ये आपके 7 पॉइंट्स थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी भारत की हालत सुधर सकी और आज हम एक डेवलपिंग नेशन और 2047 तक डेवलप्ड नेशन होने का वादा कर सकते हैं। ये हमारा विजन एट द रेट 2047 क्या है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, और उस टाइम पे हालत क्या थी, इट वाज वर्स्ट दैट वी कैन एवर इमेजिन। ठीक है, तो उस टाइम हमारे मनमोहन सिंह दैट वाज द हीरो ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो ये बजट स्पीच लेकर आए, इतनी बड़ी बातों को कहना और इसको इम्प्लीमेंट करना, दैट वाज, ठीक है, वेरी ह्यूज एट द टाइम। और इतना सब होने के बाद धीरे धीरे हमारी कंट्री की हालत ठीक हुई और रेस्ट इज हिस्ट्री। तुम आप लोग को पता ही है कि हम लोग यहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं, वी कैन जस्ट बीट एनी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, चलो तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फिर से। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड वी आर हियर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ, जो कि 2 जुलाई को है एग्जाम आपका। बजट स्पीच कब हुई थी, 24 जुलाई 1991 में। किसने दिया था, मनमोहन सिंह ने, पीवी नरसिम्हा राव ने। ये कुछ आपके रीजंस थे जिसकी वजह से बजट स्पीच में इतने मेजर चेंजेस लाने पड़े। ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर का होना सब कुछ डबल कर देता है उस टाइम पे। ठीक है, लाइसेंसिंग राज खत्म किया गया, इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से रूबरू कराया गया। ठीक है, आपको ये देखिए 20% गवर्नमेंट इक्विटी जो है पीएसयूज की, इसको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया गया ताकि, और खास करके शेयर्स, कंपनी के शेयर्स जो है दिए गए किसको, कंपनीज के वर्कर्स को, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सेबी को जो है स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया, एक फुल टाइम स्टॉक एक्सचेंज बॉडी बना दी गई रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर मार्केट में भी टैक्स कंसेशन दिया गया ताकि वो भी इंडिया में आए और इंडिया उसको कैप्चर कर पाए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, जिसके पास पावर है देने की, जिसके पास क्षमता है देने की, उनसे ही लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, और रैशनलाइज किया गया टैक्स के सिस्टम को। ठीक है, तो दिस वॉज इट, हियर आई एम विद माई चैनल प्रोजेक्ट PMMYP, दिस इज वॉज द थर्ड लेक्चर। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको पता चल पाए, एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज। एग्जाम आपका 2 जुलाई तक है, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मैक्स टू मैक्स 7-8 लेक्चर्स में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम PYQ करेंगे और आप देख पाओगे कि PYQs में जो हमने पढ़ा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड थैंक यू।